प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल किए हैं। आज हम आपको रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा का परिचय देते हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा। रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की रीति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते हैं, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान अवश्य रखते हैं। ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसीलिए इन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा गया। इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी और उनकी रचना का नाम है सतसई। बिहारी सतसई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कुल 719 दोहे हैं। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने सतसई की प्रशंसा में लिखा है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर अब तक हिंदी में 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। अब हम आते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा में। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हैं। इन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया। इन्होंने अपने हृदय की व्यक्तिगत अनुभूतियों एवं पीड़ा को ही अपनी कविताओं का विषय बनाया है। आंतरिक अनुभूति की तीव्रता, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना, कल्पना की प्रचुरता, काव्य रूढ़ियों से मुक्ति आदि रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। अब हम एक एक करके इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। घनानंद। घनानंद रीतिमुक्त धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये उसी दरबार की सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाने के लिए कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि ये इस तरह नहीं गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई और तब घनानंद ने उसकी ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पर इतना नाराज हुआ कि इन्हें देश निकाला दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इससे इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। बाद में जब दिल्ली में नादिर शाह का आक्रमण हुआ तब नादिर शाह के सैनिक वृंदावन तक पहुँचे। वहाँ लोगों ने उन्हें बताया कि पास ही बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा धन होगा। तब सिपाहियों ने उन्हें जा घेरा और उनसे जर 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 अर्थात धन 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 कहकर उनसे धन मांगा। इसी शब्द को उलटकर इन्होंने रज 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 कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी, जिससे सैनिकों ने क्रोधित हो करके इनके दोनों हाथ काट डाले और इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है और कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए है जो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के लिखे गए
निम्नलिखित ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं: सुजान सागर, विरह लीला, इश्कलता, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुना यश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। रीतिमुक्त काव्यधारा के दूसरे कवि हैं आलम। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना है आलम केली, जिसमें आलम और शेख दोनों की रचनाएं संग्रहित हैं। इस काल के तीसरे कवि हैं बोधा। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रखा था। पन्ना दरबार की सुजान या सुहबान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। इनकी दो रचनाएं हैं, विरह वारिश और इश्कनामा। रीतिमुक्त काव्यधारा के अगले कवि हैं ठाकुर। ठाकुर का मूल नाम लाला ठाकुर दास था, जो बुंदेलखंड के निवासी थे। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र पारीछत थे। इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। रीति मुक्त काव्यधारा के अगले कवि हैं महाराज मान सिंह, जिन्हें द्विजदेव कहा जाता है। ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। इस प्रकार रीतिमुक्त धारा के ये 5 कवि हमारे पाठ्यक्रम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार रीति काल के अंतर्गत हमने रीतिकाल की तीनों धाराओं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा एवं रीतिमुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं का अध्ययन कर लिया है तथा इस काल की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के बारे में भी जान लिया है। वस्तुतः देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इस काल में भारतीय काव्यशास्त्र की हिंदी में प्रतिष्ठा हुई। इस काल के कवियों ने जहां एक ओर लक्षण ग्रंथ लिखकर हिंदी काव्य रसिकों को काव्यशास्त्र से परिचित कराया, वहीं दूसरी ओर श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिख करके काव्य में माधुर्य का समावेश भी किया। काव्य कला की दृष्टि से तथा ब्रजभाषा के विकास की दृष्टि से भी रीतिकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग के कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया तथा ब्रजभाषा को पूर्ण विकास तक पहुंचाया। इस प्रकार रीतिकाल आपका पूर्ण होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको इन दोनों धाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।